यूपी में चुनाव है जारी, हिजाब पर सियासत है भारी, जिसको लेकर मचा बवाल है तो मैं लेकर आया हूं इंडिया का सवाल है। नमस्कार, मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा डिबेट शो इंडिया का सवाल लेकर। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। हिजाब मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट में पिछले 2.5 घंटे से सुनवाई है जारी। कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई जारी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कहा हिजाब पर रोक लगाने का फैसला है गलत, कोई राज्य ऐसा फैसला नहीं कर सकता। हिजाब से शांति व्यवस्था को नुकसान नहीं हो सकता, किसी की धार्मिक मान्यताओं पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। इस वक्त की बड़ी खबर कर्नाटक उच्च न्यायालय में पिछले 2.5 घंटे से ज्यादा का वक्त हुआ हिजाब मामले पर लार्जर बेंच 3 जजों की बेंच सुनवाई कर रही है। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा धार्मिक मान्यताओं पर सवाल उठाना ठीक नहीं। हिजाब मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट में कर्नाटक से आते हैं वापस 2000 किलोमीटर दूर। जी हां, लखीमपुर हिंसा का आरोपी आशीष मिश्रा हुआ रिहा। इस वक्त की बड़ी खबर, 9 अक्टूबर से जेल में बंद था आशीष मिश्रा। किसानों को कुचलने का है आरोप। किसान कांड के रूप में 6 लाख के बॉन्ड पर आशीष मिश्रा को मिली है जमानत। इस वक्त की बड़ी खबर, आशीष मिश्रा को मिली जमानत के बाद जेल से रिहा आशीष। इस पर ताजा जानकारी के लिए चलते हैं हमारे संवाददाता गोपाल गिरी के पास। गोपाल, इस वक्त की बड़ी खबर, आशीष मिश्रा जेल से बाहर। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी के तिकोनिया हिंसा कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को जो है उस न्यायालय से रिलीफ मिली थी, जमानत मिली थी। जमानत बनने के बाद में उनके कल कागज दाखिल किए गए थे। कागज के सत्यापन के बाद में आज आशीष मिश्रा की जेल से रिहाई की गई है। 129 दिनों के बाद वो आज जेल से बाहर निकाले गए, लेकिन बिल्कुल वो गुपचुप तरीके से निकाले गए। फ्रंट मीडिया और अब अन्य जो उनके अधिवक्ता अगर थे प्रशासन का, वो मुख्य जो है गेट पर इंतजार करता रहा और उनको जो है गुपचुप तरीके से जेल से दूसरे गेट से निकाला गया है। कहीं ना कहीं वो पूरी घटनाक्रम के बावजूद भी मीडिया से बचते नजर आए। जी, जेल से रिहाई के वक्त गोपाल, क्या कोई उन्हें लेने आया हुआ है? देखिए, जो है जेल की रिहाई से चंद मिनट पहले उनके अधिवक्ता आशीष सिंह कुछ जो है लोगों के साथ में पहुंचे थे, अपने जूनियर्स के साथ में, और उन्होंने कहा था कि हमने जो है कागज जो होते हैं जेल में भेज दिया है, सत्यापन हो गया है, पुष्टि हो गई है, जेल मेमो जारी हो गया है और कुछ ही घंटे के बाद आशीष मिश्रा जी बाहर आएंगे। और वहीं पे उनके अधिवक्ता भी इंतजार करते रहे, लेकिन उनको किस तरीके से कहां से निकाला गया, उनके अधिवक्ता जो उनको लेने आए थे उन्हें भी नहीं पता चल पाया। जी, ये क्या सुरक्षा कारणों के चलते उन्हें पीछे के दरवाजे से निकाला गया गोपाल? जी बिल्कुल, सुरक्षा के कारणों से नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ऐसा माहौल लखीमपुर खीरी में नहीं है, ना कोई ऐसा स्कैम है। बिल्कुल जनरल सी साधारण सी बात है। कुछ नेशनल मीडिया के अलावा यहाँ पर ऐसा कोई हुजूम या ऐसा कोई विरोध दिखाई नहीं पड़ रहा था। हमें लगता है मीडिया से बचाने के लिए या मीडिया को ना सामना न करने को लेकर इस तरीके की जो है ये चक्र रचा गया है। गोपाल, एक और जानकारी आ रही है कि ऐन चुनाव के पहले आशीष मिश्रा की रिहाई चुनावी खेल तो नहीं? बिल्कुल, चूंकि 2 फेज के चुनाव हो गए हैं, अभी काफी चुनाव यूपी में बाकी है, तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि आशीष मिश्रा की जो रिहाई है वह कहीं न कहीं से जो है चुनाव में असर डालेगी। और जस्ट रिहाई से कुछ घंटे पहले किसान नेता राकेश टिकैत ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने कहा था कि हमारी लड़ाई अभी अधूरी है और हम इसके बाद जो है इससे ऊपर के न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। जी गोपाल, आपसे जानना चाहेंगे कि इस समय की रिहाई, क्या आपको लगता है कि सियासत इसका कारण है या अदालती सुनवाई के बाद ये जो रिहाई हुई है सियासत वाले इसको सियासी मुद्दा बना रहे हैं? गोपाल,
न्यायिक प्रक्रिया की जाए तो जो है सेशन कोर्ट से जो जमानत खारिज होने के बाद उच्च न्यायालय में अपील थी और बाकायदा जो है उच्च न्यायालय से उनको जो है शर्तों के साथ रिहाई जमानत मिली थी, उस पर रिहाई हुई है। उनके अधिवक्ता ने जैसा बताया, जब उनसे बात की गई तो तकनीकी से देखा जाए तो प्रोसेस टू प्रोसेस रिहाई हुई है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं से जो चुनाव चूंकि इन्वॉल्व है और जिस तरीके से राकेश टिकैत का बयान आया है कि हमारी तरफ से सुनवाई नहीं हो पाई थी, नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी, या हमारा जो है कहीं ना कहीं से बिल्कुल ये सवाल खड़े होते हैं कि जानबूझकर इस तरीके से एसकेएम की तरफ से हिला हवाली करी गई कि चुनाव के समय इनको बाहर करा जा सके और इससे चुनाव का एडवांटेज लिया जा सके। जी गोपाल लखीमपुर से ताजा जानकारी आशीष मिश्रा की रिहाई जेल से रिहाई को लेकर आपने दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, इस वक्त की एक और बड़ी खबर पिछले 2.5 घंटे से कर्नाटक हाईकोर्ट में हिजाब को लेकर चली सुनवाई कल तक के लिए टल गई है। कल फिर एक बार लार्जर बेंच यानी कि 3 जजों की बेंच फिर इस मामले की सुनवाई कर हो सकता है कि अपना फैसला सुनाए। इस वक्त की बड़ी खबर वापस 2000 किलोमीटर दूर कर्नाटक चलते हैं, लखीमपुर से निकलकर, जहां पर हिजाब मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय की लार्जर बेंच सुनवाई कर रही थी। कल तक के लिए सुनवाई टाल दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, हिजाब पर हंगामों का दौर जारी है। जी हां, दौर जारी है और इसी बीच हम आपको एक रिपोर्ट भी दिखाएंगे। कल 5 दिन बाद स्कूल खुले तो कर्नाटक में हिजाब पर हंगामा हुआ और आज फिर कर्नाटक के शिवमोगा में ऐसा ही कुछ देखने को मिला। हिजाब पहने एक छात्रा को जब स्कूल प्रशासन ने हिजाब हटाने के लिए कहा तो उस लड़की ने परीक्षा में बैठने से इनकार कर दिया। परीक्षा छोड़कर छात्रा घर वापस लौट आई। इस बीच हिजाब मामले में आज फिर हाईकोर्ट में सुनवाई 2.5 घंटे चली, कल तक के लिए टाल दी गई। तो वहीं हिजाब मामले में बिहार के सीएम नीतीश कुमार की भी टिप्पणी सामने आई। नीतीश कुमार ने हिजाब को बेवजह विवाद करार दिया। अपने मेहमानों से बात करें उससे पहले आप देखिए इंडिया का सवाल की ये रिपोर्ट। पिछले कुछ दिनों से हिजाब का शोर सुनाई दे रहा है। कर्नाटक के स्कूलों में हिजाब पहनकर एंट्री पर रोक क्या लगी, पूरा देश हिजाब की जद में आ गया। चुनावी राज्यों में हिजाब पर ज्यादा बात हो रही है। इसी को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिकाकर्ताओं के वकील ने सुनवाई के दौरान कहा, राजनीतिक दल मौजूदा विधानसभा चुनाव में अपने अपने सियासी फायदे के लिए इस मामले को उठा रहे हैं। इधर हिजाब विवाद में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी एंट्री हो चुकी है। उन्होंने हिजाब विवाद को गैर जरूरी बताया। जो भी हम लोगों ने स्कूल में शुरू किया, अब सब जो पहनता है एक तरह का पहनता है, लेकिन अब सिर के ऊपर कोई कुछ लगा देगा और कोई कहीं ये सब लगा लेता है, चंदन उंदन ये सब लगा लेता है, तो उस सब पर कुछ है। इसलिए हम लोगों की नजर में तो कोई खास बात नहीं, और बिहार में तो कोई सुनते हैं कोई बात। कर्नाटक से शुरू हुए हिजाब विवाद पर अब इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने भी टिप्पणी की। अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर OIC ने लिखा और कहा, इस्लामिक सहयोग संगठन के महासचिव ने सोशल मीडिया साइट्स पर मुस्लिम महिलाओं के उत्पीड़न की घटनाओं, साथ ही कर्नाटक में मुस्लिम छात्राओं के हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगाने पर गहरी चिंता जताई है। हालांकि भारत पहले ही अपने आंतरिक मामलों में अन्य देशों की टिप्पणी पर आपत्ति जता चुका है। पाकिस्तान और दूसरे देश से आ रही टीका टिप्पणियों पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि देश के आंतरिक मामलों पर किसी अन्य मकसद से प्रेरित टिप्पणियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। दरअसल हिजाब विवाद की शुरुआत पिछले महीने उडुपी गवर्नमेंट प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में कुछ छात्राओं के हिजाब पहनकर कॉलेज परिसर में जाने पर हुई। उन्हें कक्षाओं में जाने की अनुमति नहीं दी गई। कॉलेज के अधिकारियों का कहना था, जो छात्राएं पहले बिना हिजाब के आती थी वो अचानक से हिजाब पहन के आने लगी। बाद में छात्राओं ने बिना हिजाब के कक्षाओं में जाने से इनकार करते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। ये मुद्दा एक विवाद बन गया और कर्नाटक के अन्य जिलों के साथ साथ
अन्य प्रदेशों में भी इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। जी हाँ, इसी पर हिजाब विवाद पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ विद्वान बुद्धिजीवी मेहमानों का पैनल है। पैनल में आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे साथ फराह फैज, जी हाँ, आप एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं, आपका स्वागत है फराह जी। हमारे साथ ताहिरा हसन जी हाँ, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आपका स्वागत है। हमारे साथ शमशेर खान पठान साहब, मुस्लिम स्कॉलर के साथ साथ आप बेबाक वक्ता हैं। शमशेर साहब, आपका स्वागत है। हमारे साथ बरखत त्रेहान जी, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और लगातार समाज के हितों को लेकर बढ़ चढ़कर झंडा बरदार आप बनती दिखाई देती हैं। आप सबका स्वागत है। सबसे पहले मैं फराह जी आपके पास आना चाहूंगा। ये कैसी जिद की पढ़ाई पर उतर आई, हिजाब नहीं तो परीक्षा नहीं। दरअसल मनीष जी, ये जिद नहीं है, ये एक मानसिकता है जो कट्टरपंथी लोग जो है सालों से मुस्लिम कम्युनिटी पर थोप रहे हैं। और किसी तरह से जो औरतें हैं इस मानसिकता से थोड़ी बाहर आई थी ट्रिपल तलाक के एक्ट के वजूद में आ जाने के बाद में। लेकिन जब इन लोगों को लगा कि हर महिला जो है वो आज सड़क पर आने को तैयार है और वो आवाज उठाने लगी है, तो इन लोगों ने दोबारा से महिलाओं को शिकंजे में कसने के लिए पहले सीए का मुद्दा उठाया और औरतों को सड़क पर लेकर के आए, और अब दोबारा से इन्हें एक हिजाब का मुद्दा मिल गया और ये औरतों को दोबारा से सड़क पर लेके आ रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी प्लानिंग है जिसका हमें काउंटर करना होगा। अगर ये हिजाब जो है शरिया से जोड़ते हैं और इस्लाम का एक हिस्सा बताते हैं और आर्टिकल 25 में इसको प्रोटेक्टेड बताते हैं, तो मैं बता दूं कि ये शरिया का इसेंशियल पार्ट नहीं है। अगर ये इसेंशियल पार्ट होता, ये लोग जानते हैं इस चीज को, अगर ये इसेंशियल पार्ट होता तो ये कहते, ये बिल्कुल ना कहते कि ये मेरी चॉइस है, मैं हिजाब पहनूं या ना पहनूं। पहली बात। दूसरी बात, ये स्कूल का मुद्दा है। 2018 में केरल हाई कोर्ट इसमें बहुत क्लियर जो है जजमेंट दे चुका, और जो जजमेंट आया था वो मुस्लिम जस्टिस की तरफ से आया था। तो उन्होंने जो है स्कूल के रूल्स रेगुलेशन, जो वहां की कमेटी है उनका क्या डिस्क्रिप्शन है, फंडामेंटल राइट्स को, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 को, वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। लेकिन हमारे यहाँ की जो वोट बैंक पॉलिटिक्स है वो ये इतनी खराब है कि वो नहीं चाहती कि मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो उनके शिकंजे से बाहर है, उनकी दुकानें बंद हो। और उसका जो चलता फिरता हो रहा है असदुद्दीन ओवैसी, ये सबसे बड़ा टूल है जो हमारे देश की मुस्लिम कम्युनिटी। फराह जी, आप टूल का जिक्र कर कहीं ऐसा तो नहीं ये हिजाब टूल किट हो जाए? नहीं, देख, ये हिजाब टूल किट इन लोगों ने बनाया है। अगर ये हिजाब का मामला कर्नाटक में चल रहा था और वो बच्चियां हाई कोर्ट में चली गई थी, तो क्या जरूरत थी यूपी के इलेक्शन में असदुद्दीन ओवैसी अपनी इलेक्शन स्पीचेस में इस इशू को इस्तेमाल करें? वो कहीं जो है मुस्लिम एजुकेशन की, एम्प्लॉयमेंट की, डेवलपमेंट की कोई बात नहीं करते। फराह जी, आपके पीछे आऊंगा और आपके पीछे रखी हुई कानून की किताबें ये बताती हैं कि आपने कानून क्या सोचता है हिजाब को लेकर। हालांकि इसकी सुनवाई कर्नाटक उच्च न्यायालय में जारी है। 2.5 घंटे आज भी 3 जजों की पीठ ने इस मामले को सुना। सर्वोच्च अदालत की देहरी पर भी यह मामला आया, लेकिन अदालत ने कह दिया हम नजर बनाए रखें, उचित समय इसकी सुनवाई करेंगे। फराह जी, आप भी इस कार्यक्रम में हैं, अगले 50 मिनट आप इसी तरह बने रहिए। ताहिरा जी, आखिर ये कैसी जिद जो पढ़ाई पर आ गई? परीक्षा से इनकार, अगर हिजाब नहीं तो परीक्षा भी नहीं। ताहिरा जी। देखिए, पढ़ाई के ऊपर आने की बात नहीं है। मेरा कहना है ये विवाद जो शुरू हुआ आउट ऑफ प्रोपोर्शन, इसको देखना होगा। अगर मैं मानती हूं कि हर स्कूल का अपना राइट होता है और ये एसेंशियल है कि यूनिफॉर्मिटी को बना के रखे, लेकिन ये बात एडमिशन के वक्त स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को, मैं बार बार कहती हूं, बता देना चाहिए था, एक्सप्लेन करना चाहिए था लड़कियों को, उनके पेरेंट्स को। ये उन्होंने इम्प्लीमेंट एग्जाम से पहले क्यों किया, मेरा ये कहना है। तो इस तरह से तो आप एजुकेशन को हैम्पर कर रहे हैं। एक तो कम्युनिटी में ऐसी एजुकेशन बहुत लिटरेसी लेवल लो है, वो और नीचे चली जाएगी। इसका नुकसान किसका हो रहा है? इससे नुकसान हो रहा है बेटियों का।
और पहली बात, पहले हमारी जो पहले फरा साहबा थी वो कह रही थी ट्रिपल तलाक में तो हम सब साथ थे, क्योंकि वो कुरान में था ही नहीं, कहीं उसका कहीं मेंशन ही नहीं है ट्रिपल तलाक इन वन गो का। वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, अन इस्लामिक था। और एक चीज मैं और कह दूं, यहाँ कुरान का सिर्फ ये जिक्र है, कुरान की आयतों में हेड कवर की बात है, उसमें ये नहीं आप अपना शलवार जंपर पहनिए, हेड पे दुपट्टा डाल दीजिए। लेकिन एक चीज समझने की है कि ये देश जो है वो सबसे बड़ा लोकतंत्र संविधान से चलता है, और संविधान में राइट टू एजुकेशन हमारी बेटियों का राइट है। यू कैन नॉट डिनाई इट अनलेस अनटिल ये हैम्पर करता है किसी और के राइट को। अगर नहीं करता तो ये स्कूल यूनिफॉर्मिटी में मानती हूँ, मैं फिर रिपीट करती हूँ, लेकिन ये बात एडमिशन के टाइम बतानी जानी चाहिए थी। क्या आपको ये नहीं लगता मनीष जी इसको बताने के एग्जाम से पहले क्या जरूरत थी? ये तो अंडरस्टूड है जा रहे हैं कि क्यों बतानी चाहिए भाई, एडमिशन के टाइम पे क्यों बतानी चाहिए? ये तो अंडरस्टूड है कि हिजाब नहीं पहन सकते, यूनिफॉर्म पहन के स्कूल जाना है। आप घर पे रहिए ना, हिजाब पहनना है तो धर्म का पालन घर पे रह के करिए। स्कूल जा रहे हैं, स्कूल लड़कियां पहन के आ रही थी, स्कूल जा रहे हैं, स्कूल का डेकोरम होता है, उसमें पहन के आ रही थी। आप कहाँ जा रहे? थोड़ा समझदारी से सोचिए इस बात को कि आप अपने घर में आप बिल्कुल समझदार नहीं है, और आप मुझे सिर्फ आप इतनी बड़ी हैं, आप समझदारी की बात करिए कि स्कूल में जा रहे हैं आप, कि कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं, या अपने घर में पालन करिए ना धर्म को। कौन मना कर रहा है आपको धर्म का पालन करने के लिए? स्कूल में जाके थोड़ी ना होता है, स्कूल में होती है पढ़ाई, किताबें आप चाहते ही नहीं है कि ये कह रही हूँ पढ़े। दिक्कत ये है कि आप लोग रोड़ा बनते हैं, आप लोग ट्रिपल तलाक के टाइम पे भी रोड़ा बने, और जब भी मुस्लिम महिलाएं इतनी खुश हुई और उन्होंने बकायदा वोटिंग करी यूपी इलेक्शन में। अब इस मुद्दे को जानबूझकर प्लांट किया गया जिस टाइम यूपी इलेक्शन हो रहे थे। इसे सियासत के लिए कह रहे हैं, पूरा सियासत खेली जा रही है इस मुद्दे के ऊपर। आपको लेना देना नहीं है मुस्लिम पढ़ाई को, एजुकेट बेटियों की बातें कर रहे थे आप। एजुकेशन में अगर साथ देना चाहते हैं तो आप बुर्का और हिजाब जैसी बातें करेंगे? आप तो चाहेंगे आपकी बेटियां पढ़े, अव्वल नंबर में पास हो और बड़े बड़े ओहदों पे पहुंचे। अगर आपकी ऐसी मंशा नहीं है तभी तो आप रोड़े अटकाते हो, तभी तो आप ये सवाल पूछते हो एडमिशन के टाइम पे बताना चाहिए था, उस टाइम पे बताना। अरे कभी नहीं बताना चाहिए, यूनिफॉर्म पहन के स्कूल जाना है। एडमिशन के टाइम से वो जा रही थी, इसका जवाब दीजिए बरखा जी। आपका टेप की सुई तो एक जगह पे अटक गई, यही टेप की सुई है। रहना हो तो रहो, नहीं तो जाओ जहाँ जाना है। जो पाकिस्तान जहाँ आपको आजादी हो, जहाँ आपको आजादी हो, स्कूल में जाकर के हिजाब पहनने की बात चले जाइए ना। इस्लामिक कंट्रीज की महिला तो चला के बात करिए, वो तो आवाज उठा रही है बैन करने की बुर्का को। बरखा जी, ताहिरा जी, खवातीन, इंडिया का सवाल की खवातीन से मेरी इल्तजा है कि थोड़ी शांति। बरखा जी अदालत में सुनवाई चल रही है, क्या होगा क्या नहीं इस पर तो अदालत फैसला देगी। बरखा जी, ताहिरा जी, मैं आऊंगा आपके पास, थोड़ा सा धैर्य, सवाल था, थोड़ा सा धैर्य और धीरज। अगर स्कूल में शुरू से क्यों नहीं, आपका सवाल गलत है, आप दोबारा ना दोहराइए। ताहिरा जी, आखिर अगर ये साजिश है, बरखा जी, अगर ये साजिश है तो इंडिया का सवाल के पैनल पर, इंडिया का सवाल के पैनल पर कई साजिशों को बेनकाब करने वाले, कई साजिशों को बेनकाब करने वाले शमशेर खान पठान साहब हमारे साथ हैं। पठान साहब, आखिर ये किसकी साजिश, किसने ब्रेन वॉश किया कि बच्चियां स्कूल के दरवाजे तक जाती हैं? अगर स्कूल के सामने कह दिया जाता है दरवाजे पर कि आप हिजाब उतार कर अंदर आएं, तो बच्ची परीक्षा देने से इनकार कर देती है। आखिर ये ब्रेन वॉश किसने किया, ये किसकी साजिश? शमशेर साहब, मैं बात ये भी करूंगा, मुझे जानकारी है आपने पाकिस्तान में बैठे जहां सबसे बड़े गुंडे, सबसे बड़े अंडरवर्ल्ड दाऊद को लेकर भी मुंबई पुलिस में जांच की थी। आखिर इस हिजाब की साजिश के पीछे आपको क्या लगता है शमशेर साहब? मरीज जी, ये सब पॉलिटिकल गेम है। मैं मेरी बहनों से कहूंगा जरा बीच में इंटरफेयर ना करें, और मैं उनके किसी बात पे कमेंट नहीं करूंगा। ये पॉलिटिकल गेम है पूरा। इतने दिन से हिजाब चढ़ा, हिजाब आज अचानक 2 दिन पहले, 8 दिन पहले नहीं आया है। ये जमाने से हिजाब पहन रहे हैं, जमाने से हिजाब पहन के लड़कियां कॉलेज जा रही है, स्कूल जा रही है। ये पहला नहीं कि ऑल ऑफ ए सडन मुसलमान लड़कियां हिजाब पहन के जाने लगी।
जमाने से चल रहा है। आज मुंबई के स्कूलों में भी कई लड़कियां हिजाब पहन के जाती है, आज तक सवाल उठा रहे हैं। अब मेरा बोल ये है कि यूपी इलेक्शन से पहले ये कर्नाटका में ये इशू क्यों उठाया? कर्नाटका में इशू उठाया गया ताकि ये इशू पूरे भारत में चले, 4 स्टेट में चले जहां पर इलेक्शन हो रहा है। ये इशू के एक दिन पहले मोदी जी टीवी पे आके कहते, मेरी बहनों को मैंने ये किया, 3 तलाक से मुक्ति दी, उनका मैंने साथ दिया, वो मुझे वोट दे रहे हैं। बड़ी बड़ी बातें मोदी जी ने एक दिन पहले की। उसके बाद में आज चुप्पी बांधे बैठे हुए, क्यों इस बात पे बता नहीं रहे, क्यों कुछ बोल नहीं रहे हैं? सब खामोश है, जो सत्ताधारी है सब खामोश है। क्यों है? वो चाह रहे कि मैटर भुना रहे। और ऐसे इसमें हर पॉलिटिकल पार्टी को अधिकार है बात करने का। मोदी क्यों बात कर रहे हैं? अपना ओवैसी क्यों बात कर रहा है? अरे पॉलिटिकल लीडर है, एक अपने आप को वो अपने कौम का लीडर समझता है, वो डेफिनेटली इस बात पे बात करेगा। और मुझे तो इस बात पे शर्म आ रही है कि हिजाब जो है ये कोई गलत चीज थोड़ी है, ये फहाशी नहीं है, जिस्म का प्रदर्शन नहीं है, किसी अंग का प्रदर्शन नहीं है, ये अपने आप का चेहरा ढांपने। प्लीज आपको लग रहा है तो आप ही पहन लीजिए। प्लीज बैठिए, चुप बैठिए, आप जरा बदतमीजी मत करिए, बदतमीजी मत करिए। मैंने आपको बोला रिबटल क्यों? बदतमीजी मत कीजिए, कहाँ गई? बदतमीजी नहीं करो। आप बताइए मुझे क्या बदतमीजी नहीं करो। आप कुछ भी बोल देंगे, क्या बदतमीजी कर दी? नहीं, आपने ऐसा सवाल कहा कि पर्दा अच्छा होता है बरखा और दिखाना अच्छा चाहिए, तो आप हिजाब पहन लीजिए। बरखा जी, क्यों महिलाओं को बरखा जी, बदतमीजी मैंने बिल्कुल नहीं की। बदतमीजी आप कर रहे हैं, मैंने नहीं की बरखा जी, बदतमीजी। बरखा जी, मुझे मनीष जी आप बता दीजिए ना, अगर इतना एतराज है बरखा इनको जी, महिलाओं के चेहरे बरखा जी, बरखा जी, बरखा जी, शमशेर साहब को बोल लेने देते हैं, अपने पास बोलने दीजिए। भरपूर समय, लोकतांत्रिक महिला होने के नाते लोकतांत्रिक तरीके से इंडिया का सवाल चलता है। बरखा जी, शमशेर जी को शमशेर जी जवाब दे रहे हैं, शमशेर जी जवाब दे रहे हैं। पठान साहब आप रहिए ना ऐसे ही बाल काट के और अपने एकदम मॉडर्न कपड़े में आके बैठिए ना। कौन बताइए आप कपड़ों में टिप्पणी कर रहे हैं? कमाल हो गई, आप कपड़ों में भी टिप्पणी कर रहे हैं। मनीष जी क्या हो रहा है आपके चैनल पे? बरखा जी, बरखा जी, आप कमाल कैसे कर सकते हैं? किस बात पहले तो आपने मोदी जी को सुनाना शुरू कर दिया, फिर ओवैसी सुनाना शुरू कर दी, फिर आप मेरे कपड़ों पे आ गए। आपको हक क्या है इस चैनल पे आने का? आप एक महिला के कपड़ों के ऊपर टिप्पणी करने आए हैं यहाँ पे? अगर मजहब पे बात चल रही है, अगर मजहब के नाम से अगर हिजाब पहना जा रहा है, कोई उसको रोक नहीं सकता है। महिलाओं पे ऊपर जिनको देशमुख तरह घूमना है, डायरेक्ट अटैक कर रहे हो। मनीष जी माफी मांगने को कहिए इन्हें। बरखा जी, पठान साहब, पठान साहब, बरखा जी, बरखा जी, पठान साहब, पठान साहब व्यक्तिगत आक्षेप, पठान साहब व्यक्तिगत आक्षेप ना हो, पठान साहब व्यक्तिगत आक्षेप ना हो। और बरखा जी मैं भी आपसे कहूंगा, बरखा जी मैं भी आपसे कहूंगा, बरखा जी व्यक्तिगत आक्षेप ना हो। बरखा जी, पठान साहब व्यक्तिगत आक्षेप ना हो। मुझे ऐसा लगता है कि आपके बोलते बोलते आपने जो बोल दिया पठान साहब, बरखा जी पर ये व्यक्तिगत आक्षेप उन्हें लग रहा है। पठान साहब आप बड़े दिल के व्यक्ति हैं, आप बड़े दिल के व्यक्ति हैं पठान साहब। बरखा जी को लग रहा है कि आपने व्यक्तिगत आक्षेप किया है। मैंने व्यक्तिगत नहीं कहा उन्हें, बिल्कुल कहा है। आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिए। आपने कहा मॉडर्न कपड़े पहन के, मैं क्या कपड़े पहन रहा हूं? आप मुझे बताने वाले, जैसा आप रहना है, मुझे बताने वाले, जैसा बरखा जी, बरखा जी, पठान साहब, पठान साहब, पठान साहब, पठान साहब, जो नहीं पहनना मत पहनिए। पठान साहब, पठान साहब, पठान साहब, क्यों बोले और बच्ची के ड्रेस में बोलेंगे बाद में? पठान साहब, पठान साहब, पठान साहब हम यहाँ साजिश बेनकाब करने बैठे हैं कि आखिर ये किसकी साजिश है? पठान साहब, पठान साहब, पठान साहब, शमशेर खान पठान साहब, बरखा जी, बरखा जी, बरखा जी, बरखा जी, बरखा जी, बरखा जी, आप बैठे बैठे औरतों पर टिप्पणी कर रही है, हिजाब ना पहने, पॉलिटिकल है। पठान साहब, पठान साहब, अधिकार दिया है बोलने का। बरखा जी, बरखा जी इसे व्यक्तिगत ना बनाया जाए। कितने घूम रहे? अरे व्हाट सू Yes, I will. Sue me if you got guts. I have. You're talking.
पठान साहब, पठान साहब, पठान साहब, पठान साहब बरखा जी, पठान साहब बरखा जी, आपने पर्सनल पठान साहब, आपने मेरे कपड़ों के बारे में बरखा बात जी, क्यों की? बरखा जी, बरखा जी, बरखा जी, बरखा जी, बरखा जी, ये इंडिया का सवाल है, बरखा जी, इंडिया का सवाल है, लाखों करोड़ों दर्शक, पठान साहब आपको दिख रहे हैं, पठान साहब लाखों करोड़ों दर्शक बरखा जी आपको देख सुन रहे हैं, ये इंडिया का सवाल है, सोचे वही, सोचे वही, सोचे वही जो आप बोल सकें। बरखा जी, बरखा जी, पठान साहब, पठान साहब, बरखा जी, मुझे ऐसा लगता है इस मामले को ठंडा करने के लिए मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। जी हाँ, बहस है, चर्चा होती है, जी हाँ, तापमान बढ़ा हुआ है, चुनावी तापमान है, लेकिन बहस में भी कई बार इस तरह से वाद विवाद अपने अपने विचार होते हैं। लेकिन पठान साहब आपकी तारीफ करूंगा, आप मुस्कुरा रहे हैं, एक मुस्कुराहट अगर बरखा जी के लिए भी आप मुस्कुरा दें तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया का सवाल भी थोड़ा ठंडा हो जाएगा और थम सा जाएगा। तो ये मान ले कि ये मुस्कान आपकी बरखा जी के लिए, जी समझ लीजिए उनके लिए जी देखिए बरखा जी आपके लिए उन्होंने मुस्कुरा दिया और जो व्यक्तिगत बातचीत चल रही थी मुझे ऐसा लगता है उस पर विराम लग गया। हम बढ़ते हैं आगे। फराज जी, बनी जी एक मिनट एक बात करना चाहता हूँ। एक मुहावरा है हमारे वो हिंदी में, लैला आंटी गुंडों में फंसी, आज मेरे हाथ आपने वो करके रखी है। चलिए बढ़ाइए डिबेट आगे। नहीं ऐसा आप ऐसा गलत ना समझे। नहीं बोलिए, मैं मेरा बोल रहा हूँ, मैं फंस गया उधर अभी, लेकिन डिबेट पूरा करूंगा। इसके मायने शमशेर जी ये मुहावरा आपने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि इसके कई मायने निकाले। मैं एक बात बोल दूं, ना कोई लैला है ना कोई गुंडा। बरखा जी, जिसको जो समझना है समझे। जी फराज जी, मेरा सवाल आपसे, योगी जी ने कहा है कि संविधान से चलेगा देश, शरिया से नहीं। हिजाब की आड़ में ये सियासी बयान, आपको क्या लगता है ये हिजाब में आग में घी का काम करेगा? फराज जी। तो मैं शायद बयानवीर कहती हूँ, इस तरह के स्टेटमेंट देते रहते हैं, ये उनकी आदत है, उनके बारे में क्या कह सकती हूँ। लेकिन यहाँ जो सोच है, जो कट्टरवादी सोच है, हमें इससे बाहर निकलना है। अभी जैसे बरखा जी ने कहा कि अगर आपको हिजाब पहनना है तो घर बैठिए। मुझे बड़ा मतलब ऑकवर्ड फील हुआ कि कैसे इन्होंने आराम से कह दिया घर बैठिए। अरे हम खुद ही अपनी कम्युनिटी की जो सोच है उससे बाहर आने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आप बजाय इसके कि हम लोगों को सपोर्ट करें, आप कह रहे हैं घर बैठिए। हम नहीं घर बैठने दे सकते, अपनी बच्चियों को उनका फ्यूचर बर्बाद नहीं होने दे सकते। और अगर ये बात है कि उनको रेड कोड जो है शुरू में नहीं बताया, उनको देखिए आपने जो कहा है उसका रिबटल दे दूं। मेरी बात एक बार सुन लेते हैं बरखा जी, भरपूर समय है। मैं किसी को बरखा जी ऐसे ही बेटी पढ़ाएंगी, आगे बढ़ाएंगी। आप मेरी बात सुनिए और फिर उसके बाद में जवाब दीजिए। ठीक है, बरखा जी ऐसे ही करेंगी। फराज जी, आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? सबसे लड़ रही आप क्यों है? सबसे लड़ रही हो ये? लड़ रही हूँ, क्या लड़ रही हूँ भाई? रिबटल देना लड़ाई होती है? फिर से आप सुनोगे, देख लीजिए इनका तरीका। मतलब एक अकेली मैं ही हूँ। फराजी को अपनी बात रख लेने दीजिए, फराजी को बात रख लेने देते हैं, अपन 1 बाय 1 चलेंगे। फराजी के सवालों का रिबटल आप दीजिएगा, ताहिरा जी है, फिर एक बार शमशेर साहब आएंगे। फराजी आप अपनी बात रखें, भरपूर समय, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने का इससे अच्छा मंच आपको नहीं मिलेगा। फराजी बिल्कुल, इसीलिए मैंने इसको ज्वाइन भी किया है कि हम अपनी बात को पब्लिक तक पहुंचा सके, आप लोगों के माध्यम से। और जिस तरह से हम ट्रिपल तलाक की एक बेड़ी से आजाद हो पाए हैं, इसी तरह से इस कट्टरवादी सोच जो है, और जिसका हेड है दारुल उलूम देवबंद, और ये इनके जो है प्रोडक्ट है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जन्नतुल माहिन, जिसने उस बच्ची को जाकर के 5 लाख का अटेंड किया, ये सारे के सारे उसके प्रोडक्ट है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर है असदुद्दीन ओवैसी, और ये वही सब करते हैं जो वहां से इनको गाइडेंस मिलती है। ये बिल्कुल ये चाहते हैं कि इस कम्युनिटी के लोग बाहर ना आ पाए, खुल के जी ना सके, सेकुलरिज्म की इनको हवा ना लग सके, ये अपने बर्तनों में बंद करके रखना चाहते हैं। और इनके भाई ये जितना है उससे ज्यादा इनके भाई हैं। कोई साइको आदमी है, किस तरह की स्पीचेस कर देते हैं वो, तो ये हम सबको पता है, किसी से छुपा नहीं है। तो बहुत मुश्किल है इस मुस्लिम कम्युनिटी को बाहर लाने के लिए। और इतना ही नहीं, मनीष जी, बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारी लेडीज जो है वो इस बात के लिए तैयार हैं
कि इन्होंने हमारे बुर्के को जो हम अपनी मॉडेस्टी के लिए यूज करते हैं, इन्होंने ये सिंबल दे दिया कि हम इसमें जकड़े रहेंगे। तो हम इस जकड़न से आजाद होने के लिए और इस मानसिकता से अपने आप को निकालने के लिए जंतर मंतर पर जाकर के बुर्का दहन करने के लिए वो लोग तैयार है। जी फराह जी, अगर इस तरह के स्टेप उठाते हैं जी फराह जी, मुझे तनवीर गाजी साहब की एक लाइन याद आती है। आपने बेड़ियों का जिक्र किया है, वो कहते हैं जो तुझसे लिपटी बेड़ियां समझना इनको वस्त्र तू, ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है। जी हाँ बरखा जी, आप फराह जी की बात पर अपना जवाब दें। फराह जी, मैंने स्पष्ट शब्दों में ये कहा था कि जिनको हिजाब पहनना है और धर्म का पालन करना है वो घर में बैठे हैं। स्कूल का एक डेकोरम होता है, एक रूल है, वहाँ यूनिफॉर्म पहन करके ही जाना है। स्कूल में बच्चों को किताब पकड़ानी है, उन्हें पढ़ाना है, उन्हें आगे बढ़ाना है। बेटियों को तो ज्यादा जरूरत है पढ़ाने की। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ, मैं ये कतई नहीं कह रही हूँ, जैसे आज की डिबेट की शुरुआत भी हुई थी कि उस बेटी ने परीक्षा ही नहीं दी, तो वो कितनी पॉइजनिंग हो चुकी है, उसके दिमाग में कितना पॉइजन भरा गया है कि कोई भी बात हो जाए आपने हिजाब पहनना है, पढ़ाई लिखाई जरूरी नहीं है, बस हिजाब पहनना है और हिजाब पहन के परीक्षा देनी है, नहीं तो नहीं देनी है। तो हमें इस माइंडसेट से बच्चियों को बाहर निकालना है। और जो लोग कट्टरपंथी हैं वो घर बैठे, पाक जो है स्पॉन्सर कर रहा है, जितना भी वो कश्मीर बनाने की कोशिश कर रहा है, देश में अराजकता फैला रहा है, उस हम सब लोगों को मिलकर के उसे रोकना है। फिर आप बोली जा रही हैं, आप मुझे बोल रही थी कि आप बोली जा रही हैं, मैं कुछ नहीं समझ पाई आपने क्या बोला है। मैं ये कह रही हूँ, पाक फंडेड जो भी आ रहा है, टेररिस्ट ग्रुप्स के जो भी फंडिंग आती है ऐसा अनरेस्ट फैलाने के लिए, एनार्की फैलाने के लिए, उसे हम भारतवर्ष के लोगों को समझना चाहिए, उनकी चाल को, और उन्हें कामयाब नहीं होना चाहिए। इट्स अ बिग कॉन्स्पिरेसी। मुस्लिम महिलाओं को बढ़ने दीजिए, पढ़ने दीजिए, हिजाब में मत जकड़िए, उन्हें किताब पकड़ाइए। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ओनली दिस मच आई हैव टू से अबाउट दिस इशू। जी ताहिरा जी, बेटियां जकड़ी हुई हैं। फराह जी की बात और बरखा जी ने भी उस बात को आगे बढ़ाया। बेटी जकड़ी हुई नहीं है, हर बेटी को अधिकार है, झूठ का बवाल मत करिए। हर लड़की अपने मर्जी से हिजाब पहन रही है, किसी को जबरदस्ती नहीं की जा रही है। वन एट अ टाइम फराह जी, शमशेर साहब, ताहिरा जी, फराह जी, शमशेर साहब, ताहिरा जी, हम तकनीक के जिस फॉर्मेट पर ये बहस कर रहे हैं उसमें एक समय एक बोले तो ज्यादा बेहतर होगा। यहाँ का पाकिस्तान आ गया इधर, अभी हर बात में पाकिस्तान क्या संबंध है? आप रेगुलेट कीजिए ना, की बात कर रही है। देखिए इंटरफेयर भी पाकिस्तान ने किया ना, क्यों किया? मेरा नहीं किया। किसी और भारतवर्ष का आंतरिक मामला है, आंतरिक मामला है, हम लोग सुलझा लेंगे, हम लोग समझ लेंगे, संविधान से चलता है। पाकिस्तान को किसने कहा था इंटरफेयर? वो क्यों कूदा था? क्योंकि उनकी वही पीछे है। ये पूरा अनरेस्ट जो फैल रहा है देश में, वो भी जिसका इलेक्शन है, क्यों जानबूझ के किया जा रहा है? यूपी वो यूज कर रहे थे इसको सियासत का। ये सब जुडिस मामला है, कोर्ट में है, कोर्ट डिसाइड करेगा। मनीष जी बोलने दीजिए। जी ताहिरा जी, बरखा जी, ताहिरा जी बहुत देर से शांत हैं। ताहिरा जी, अदालत में मामले की सुनवाई चल रही है और कल उम्मीद की जा रही है कि कर्नाटक उच्च न्यायालय का फैसला आ सकता है। ताहिरा जी, क्या चिल्ला चिल्ली में कौन सुनेगा? मनीष जी नहीं, ताहिरा जी आप अपनी बात रखें, आप अपनी बात रखें और मैं आप सभी सम्मानित है कि ये सब जुडिस है, कोर्ट में है और कोर्ट जो है ये डिसाइड करेगा, वो सबको मानना पड़ेगा क्योंकि हम सबसे बड़ा लोकतंत्र है जो कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। ये इंस्टीट्यूशंस अपना काम करेंगे और इंस्टीट्यूशन की बात को मान्य है। मैं फिर वही सवाल करूंगी कि स्कूल ने एडमिशन के बाद इन बेटियों को अगर बुर्का पहन के क्यों आने दिया, एग्जाम से पहले क्यों रोका, आखिर आउट ऑफ प्रोपोर्शन क्यों किया गया? ये पढ़ाई की बात है, कम्युनिटी, मैंने पहले भी कहा था, एजुकेशन कम है, इसमें लिटरेसी लेवल लो है,
सच्चर कमेटी आई, रंगनाथ आई, क्यों नहीं इंप्लीमेंट किया? क्या ये बिटिया, ये मुस्लिम इस देश के नागरिक नहीं है? अगर देश का अगर शरीर का एक भी हिस्सा स्वस्थ नहीं है तो शरीर स्वस्थ नहीं हो सकता। तो इसको एजुकेशन देना चाहिए। हम लोग कहते हैं कि भाई मदरसे को भी अपग्रेड कीजिए, उसमें साइंस, इंग्लिश, मैथ्स पढ़ाइए। तब लड़कियां, जब आप उनको एक स्पेस देंगे, एक ग्राउंड देंगे, वो पढ़ के निकलेगी, तब वो डिसाइड करेंगी ना। माहौल बनाइए। यू कैन नॉट फोर्स एनीबडी टू कवर द हेड, यू कैन नॉट फोर्स नॉट टू कवर। बट अगेन आई विल से, यूनिफॉर्मिटी स्कूल में होती है, इसलिए स्कूल को शुरू दिन से नहीं आने देना चाहिए था जी। आपने एक साल भर क्यों आने दिया उनको? जी, उनका साल खराब हो रहा, कौन सफरर है? सफरर हमारी बेटी है ना, लड़की है जो बाहर रोक रहा है। आप ही लोग तो बेड़े अटका रहे हैं उसमें, आप ही तो रोड़े अटका रहे हैं बेटियों के पढ़ने में। आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात करनी चाहिए। वन नेशन वन लॉ। समझ ही नहीं है भाई, आप क्या है, आप किस तरह की, एक किस तरह की से चलेगा ये देश, ये समझ लीजिए। जल्द से जल्द आएगा और एक देश और एक कानून से चलने वाले संविधान, एक देश एक विधान, एक देश एक विधान, एक देश एक विधान, एक देश एक विधान, एक देश एक विधान की बात की है। शमशेर जी, शमशेर जी, शमशेर जी, शमशेर जी, बरखा जी, एक देश एक विधान, ये सारी बातें बात की है। इस समय हमारी जो बहस है, हमारी जो चर्चा है, वो हिजाब केंद्रित है। इस समय हमारी बहस हिजाब केंद्रित है। बरखा जी, ताहिरा जी, शमशेर साहब, शमशेर साहब, आपका वीडियो नहीं आ रहा। शमशेर साहब, आपका वीडियो नहीं आ रहा। अभी तो आपने बोला कि कोर्ट में सब जुडिस है केस, आप आई क्या करने थी? आप मना कर देती कि नहीं कोर्ट में सब जुडिस है केस, मैं तो कल आऊंगी, जब या परसों आऊंगी या उसके बाद आऊंगी। आप मुझे बता रही हैं। बरखा जी, ताहिरा जी, ताहिरा जी, यहाँ पर सामान्य ज्ञान या आईपीसी, सीआरपीसी के लिए हम लोग नहीं बैठे। हमारे साथ एक वकील मेहमान फराह फैज जी भी हैं, लेकिन यहां पर हम चर्चा करने बैठे हैं कि समाज में जिस स्वस्थ मानसिकता की बात ताहिरा जी ने की, मेरा यह मानना है कि हम दुनिया में एक सबसे स्वस्थ लोकतंत्र हैं, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र। अमृत महोत्सव वर्ष चल रहा है। ऐसे में इस तरह की संकीर्ण मानसिकता, सामंती सोच के साथ अगर समाज में बेटियों को उनका उचित स्थान अगर ना मिले, मेरी टिप्पणी नहीं, अदालत पर सबको इंतजार है, अदालत पर नजरें गड़ी हैं। यही नहीं कि उच्च न्यायालय कर्नाटक, बल्कि सर्वोच्च अदालत भी नजर बनाए हुए। लॉ ऑफ द लैंड इज सुप्रीम। ताहिरा जी, आप अपनी बात पूरी करें तो मैं शमशेर साहब के पास जाऊं। बिल्कुल, लॉ ऑफ द लैंड इज सुप्रीम, नोबडी इज अबव द कॉन्स्टिट्यूशन। मैं शुरू से कहती चली आ रही हूं, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इज रन बाय कॉन्स्टिट्यूशन। हमें अपने इंस्टीट्यूशंस पे यकीन है, ट्रस्ट है। मैं जो सवाल पूछ रही हूं उसका जवाब नहीं दे पा रही है और कुछ और कह रही। मैं कह रही हूं शुरू दिन से मना कर देती तो वो लड़कियां कहीं और एडमिशन लेती, वहां पढ़ती, चाहे मदरसे में पढ़ती, चाहे कहीं पढ़ती। मेरा एक छोटा सा सवाल है बस ये कि एजुकेशन तो पहले से ही छोटे सवाल का जवाब दे चुकी हूं कि यूनिफॉर्म ही पहन के जाना है स्कूल में। आपको 10 बार बता चुकी हूँ कि स्कूल के गेट के अंदर यूनिफॉर्म होनी चाहिए। साल भर क्यों आने दिया? अरे साल भर मनीष जी, आप प्लीज बरखा जी, क्यों आने दिया? बरखा जी, शहर हिजाब को लेकर शोर है। इंडिया का सवाल में यहाँ सबको बोलने के लिए बुलाया गया है। ताहिरा जी, आप अपनी बात रखें, मैं शमशेर साहब के पास जाऊंगा। और इस बीच बरखा जी, आपको कुछ लगे आप रिबटल निश्चित दे सकती हैं, लेकिन ताहिरा जी की बात पूरी हो जाए। मेरा कहना है, मैं बार बार कह रही हूँ यूनिफॉर्म होता है। मैंने शुरू में कह दिया मनीष जी, जब अपनी बात शुरू की कि यूनिफॉर्मिटी स्कूल में इसेंशियल है। स्कूल को जब ये पहले ही दूसरे दिन लड़कियां हिजाब में गई तो उनको एक्सप्लेन कर देना चाहिए था कि ये हमारे यहाँ नहीं चलेगा, आप कहीं और एडमिशन ले लीजिए और वहां अपनी पढ़ाई कीजिए।
इस तरह से तो उनका पूरा जो एजुकेशन है वो हैम्पर हो रहा है। सिर्फ उन्हीं का नहीं, स्कूल शट डाउन हुए हैं तो तमाम बेटियों की हमारी एजुकेशन जो है वो सफर कर रहा है। एग्जामिनेशन है, सिर्फ मैं इसी बच्ची की बात नहीं कर रही हूँ, ये 5-6 बच्चियों की, तमाम बच्चियों का एजुकेशन और बच्चों का एजुकेशन जो है वो सफर हो रहा है। ताहिरा जी, मुझे शमशेर साहब का फ्रेम मिल गया है, शमशेर साहब का फ्रेम मिल गया है। बरखा जी छोटा सा आप रिबटल करें तो मैं पठान साहब के पास जाऊं। छोटी सी बात, एजुकेशन बढ़िया, पढ़ाई लिखाई बढ़िया या हिजाब? अरे भाई शुरू में क्यों नहीं रोका? आप जवाब ही नहीं दे रही। अरे आप इस चीज का जवाब दीजिए, आप सिर्फ इस चीज का जवाब दीजिए कि आप लोगों के लिए एजुकेशन इंपॉर्टेंट है या हिजाब? ये चलती है कॉन्स्टिट्यूशन से, आप कितना चिल्ला लें, व्हिच इज मोर इम्पोर्टेंट, हम उसी पे काम कर रहे हैं। एजुकेशन बढ़िया कि हिजाब? कैसी बहस, कैसी बहस यही है, बरखा जी बहस यही है, बरखा जी बहस यही है, हिजाब या किताब, पहले किताब या पहले हिजाब, इसी को लेकर अदालत में सुनवाई चल रही है, अदालत में सुनवाई चल रही है, अदालत में सुनवाई चल रही है। ताहिरा जी हमारे साथ, पठान साहब मेरा सवाल आपसे, पठान साहब हिजाब की लड़ाई चाकूबाजी पर उतर आई, अलग अलग शहरों में जिस तरह से प्रदर्शन हो रहा है, आखिर अपने आप में ये हिंसक होता जा रहा है। पठान साहब नहीं, देखिए अभी ऐसी बात है ना, जब ये मामला जब उठा है और एक शरीयत पे मामला को लोग समझ रहे हैं कि हिजाब क्यों निकाला जा रहा है, अगर आज कर्नाटक में हुआ है कल पूरे भारत में होगा, तो वो अप्रिहेंशन के ऊपर लोग बाहर निकल रहे हैं। एक नेचुरल फीलिंग है वो, उसको तुम अपना चाकू बिकू की बात मत कीजिए, कोई चाकू लेके बाहर निकला नहीं। अभी हमारी एक बहन ने कहा हिजाब चाहिए कि तालीम चाहिए, ठीक है, कौन बने करोड़पति का सवाल चल रहा है यहाँ पर कि क्या बात कर रहे हैं आप। ये आज जमाने से हिजाब पहन की लड़कियां ना एजुकेशन ले रही है ना, किसको तकलीफ आज तक कभी नहीं हुई। कभी ये अचानक इस तरीके से इलेक्शन से पहले ये मामला उठ जाना और उठने के बाद में उसको इस तरह से आगे उसको पब्लिसिटी देना और सब में बड़ी जगह हुकूमत में अपनी चुप्पी साधना, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि जो तमाशा बना है ये बाकायदा स्क्रिप्टेड पूरी एक वो कहानी है जो लिखी गई है और जो अभी चल रही है। तो यार ये हमारे लोग भी थोड़े अभी यहाँ पर अनएजुकेटेड लोग, हमारे ऑल पीपल, तो जल्दी ही भावना में बह के और बहने के बाद में इसका एक वो परवाह में चले जाते हैं। अभी रुकिए, अभी कल हाईकोर्ट का फैसला आने वाला है, आने के बाद में जो भी कुछ होगा कानूनी उसके ऊपर बात होगी और उसके बाद में जो फैसला लेना है वो कम्युनिटी के लोग, वकील लोग लेने वाले हैं। इसलिए आज अभी आप खामोश हो जाए और कल का इंतजार करें, कल फैसला क्या आता है। जी बरखा जी, हिजाब का विवाद बढ़ाओगे और वोट पाओगे? बिल्कुल सियासत है, मैं तो शुरू से कह रही हूँ, फर्स्ट डे से हम लोग इस पे कई जगहों पे बात कर चुके हैं, सिर्फ सियासी मुद्दा है और कुछ नहीं है। वाकई में एक एजुकेशन हर इंसान का राइट है, चाहे वो बेटी हो चाहे बेटा। आप एजुकेशन में रोड़ा अटका रहे हैं, किताब के बजाय हिजाब को प्रमोट कर रहे हैं, जबकि नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, हिजाब हो या बुर्का। हमें इसके अगेंस्ट जाना चाहिए कि इसे उतार दीजिए, इसे फेंक दीजिए। और कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं, देखिए अब मैं पठान साहब, पठान साहब, पठान साहब, पठान साहब, जस्ट 1 मिनट, जस्ट अ मोमेंट, पठान साहब जस्ट अ मोमेंट। बरखा जी अपनी बात पूरी करें। आप दोनों के बीच में फराह फैज एक वकील भी है, फराह फैज एक वकील, सुप्रीम कोर्ट की वकील हमारे साथ हैं। 3 तलाक मामले में आपने सामने आपने आकर समाज में चेतना बढ़ाने का काम किया था। फराह फैज, आप दोनों के बीच में एक सुप्रीम कोर्ट की वकील भी हमारे साथ है। बरखा जी अपनी बात पूरी करें तो मैं फराह जी के पास जाऊं। मैं सबको हाथ जोड़कर के रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि एजुकेशन को प्रमोट करिए, इन बेटियों को पढ़ने के लिए हमें जागृत करना है और हिजाब को इशू नहीं बनाना। हिजाब का इशू खत्म करिए, पत्थरबाजी आप ही लोग कर रहे हैं, उसको खत्म करिए। ये कोर्ट में मामला है, जल्द इस पे डिसीजन आ जाएगा, जरूर आएगा, लेकिन उसके बाद भी क्या आप लोग का एजिटेशन खत्म हो जाएगा? नहीं होगा खत्म। तो इसे बंद करिए, अपनी लड़कियों को एजुकेट करिए, उन्हें समझाइए, जिन्होंने उनके दिमाग में पोल्यूशन क्रिएट किया है, जो पॉइजनिंग करी है, जो उसे समझाइए कि हिजाब नहीं चाहिए, हमें पढ़ाई लिखाई करनी है, अच्छे ओहदों पे पहुंचना है, देश के लिए काम करना है। इन सब के मन में ये भावना आनी चाहिए कि हम एजुकेट हो
और देश के लिए काम करे, देश को की उन्नति के लिए काम करे, देश को गौरवान्वित करने का काम करे। हम सब मिलकर करेंगे, सभी रिलीजन्स को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। मैं स्पेशली रिक्वेस्ट करूंगी all Muslim leaders and anyone who is influential to explain the whole process that education is foremost. जी, बरखा जी, सारी चीजें एजुकेशन फराज जी हमारे साथ है। फराज जी, आपने दोनों मेहमानों को सुना। आप एक वकील की भूमिका में यहाँ पर हैं और मैं ये समझता हूं कि आप अपनी बेबाक राय देंगी। शमशेर साहब कह रहे हैं ये मजहबी मामला है हिजाब पहनना। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, हिजाब निजी या सरकारी? देखिए मनीष जी, मैं ये बात कहना चाहूंगी कि अगर हम इसे ये कहते हैं कि एक मजहबी मामला है, तो मजहब की जो एक किताब है जिसे हम कलाम पाक कहते हैं, तो वो आदमी के जन्म से लेकर के उसकी लाइफ के एंड तक का जो है हिसाब किताब हर चीज के बारे में हमें गाइड करता है। तो हम हर चीज को फिर तो मजहब से जोड़ के बैठ जाएंगे, आगे बढ़ेंगे नहीं। हम ये भूल जाते हैं कि इसमें कुरान का जो रिवील हुआ था वो किस लिए हुआ था, रिफॉर्म के लिए हुआ था, ना कि इसलिए कि हम जो है लोगों की जिंदगी को मुहाल कर दें, उनको उनका दायरा टाइट कर दें, उनकी जिंदगी को दुश्वार कर दें। और जहां तक बात है कि हम इसे मजहब से जोड़ दे रहे हैं और इसमें कौन चुनाव के टाइम में घी डाल रहे हैं और आग में भड़का रहे हैं और ये सब, तो मैं आपको बता दूं, किसी ने भी आज तक मैंने इसकी डिबेट पर अटेंड करनी, किसी ने भी ये नहीं कहा कि वो जो प्रोटेस्टर्स आए थे जिन्होंने उस लड़की को पीछा किया और तमाम एक हंगामा क्रिएट किया, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आपको प्रोटेस्ट करना था, ये जितने भी लोग बोल रहे हैं कि नहीं वो है और ये है और वो है, उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए थी। एफआईआर उनके भी खिलाफ होनी चाहिए थी जिन्होंने जाकर के उस बच्ची को 5 लाख रुपए का चेक दिया और उसको जो है प्रमोट किया। उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए जो अपनी स्पीचेज में कह रहे हैं अल्लाह अकबर, बच्ची शेर दिए, हम डिसाइड करेंगे कि कैसे चलेगा। तो ये जो इस तरह की हेट स्पीचेज देते हैं, कम्युनल स्पीचेज देते हैं और उनके खिलाफ हमारा संविधान जो है एक रोक पैदा करता है, तो क्यों नहीं उनके खिलाफ में एक्शन लिया जाता? सवाल यहाँ ये है, सवाल यहाँ ये नहीं है कि हम बेटियों को रोक लें और ये सब कर लें। दूसरी बात, आज मुसलमान कौम ही आगे बढ़ करके अपने लिए रास्ता बनाने की कोशिश कर रही है, चाहे वो ट्रिपल तलाक हो। आज क्यों औरतें जो है सड़क पर इसलिए नहीं है कि हमारे हस्बैंड शरिया में इजाजत ना होने के बाद भी 4 निकाह कर लेते हैं, बच्चे पैदा करवाते हैं हमारे से हर साल और हमें एटीएम की तरह से इस्तेमाल करते हैं और हमारे बच्चों के लिए रोजगार नहीं है, एजुकेशन नहीं है। क्यों ये औरतें सड़क पर नहीं आती? सिर्फ इसलिए क्योंकि इस इश्यू को जो है जो फंडामेंटलिस्ट है उनका सपोर्ट है, इसलिए औरतें सड़क पर है। जिस पॉलीगैमी की बात करेंगे, एक भी मर्द अपने घर की किसी भी औरत को सड़क पर नहीं आने देगा। दूसरी बात, आप ये प्रोटेस्ट की तस्वीरें देखिए, छोटे छोटे बच्चे जो है हाथ में बैनर पोस्टर लिए खड़े हैं, तो क्या ये चाइल्ड राइट वायलेशन नहीं है? किसी ने इस पर ना ध्यान दिया, ना कोई बात करता। हम लोग डिबेट पर आते हैं, फराज जी आपने सवालों की जो फहरिस्त सामने लाई है, मुझे ऐसा लगता है पठान साहब इसका जवाब देंगे। पठान साहब, फराज जी के तमाम सवाल हैं, मैं ये चाहूंगा कि फाइनल कमेंट इंडिया का सवाल, जी हाँ, हिजाब को लेकर बड़ा ही नाजुक मामले पर हम इस बहस को खत्म करेंगे, लेकिन वो सवाल जो फराजी ने उठाए, शमशेर साहब, मैं ये चाहूंगा कि आप अपने कमेंट के बाद मैं इंडिया का सवाल आज का खत्म करूं। इन्होंने जो अभी 4 शादियों की बात की, एटीएम की तरह यूज करते हैं, जो बात कहा है, मुझे काफी शर्मिंदगी उस पर हो रही है। ऐसी बातें एक खातून अपने शोहर के बारे में कर रही है। और जो पॉलीगेमी की बात की गई है, अरे आदमी को एक बीवी संभाल लेने जा रही है, 4 बच्चे संभाल लेने जा रहे हैं। इन्होंने ऐसा पिक्चर पैदा कर दिया है कि हर मुसलमान 4 बीवियां लेके ऐसे चारों को अपना एक रूम में लेके उनसे सिर्फ बच्चे पैदा कर रहा है। बस ये पिक्चर क्रिएट हमारे ओन लोग हमारे समाज के बारे में करने के बाद में हमारे समाज की छवि कहाँ अच्छी होनी है। एक शादी करके निभाया मुश्किल है, अभी 2 शादी करने के बाद में जो जंग होती है, हमने अपने खुद पुलिस डिपार्टमेंट में देख चुके हैं। ये पॉलीगेमी की बात करके ये हमारे समाज को कितने गंदे तरीके से पेश कर रहे हैं। ये दूसरों पे केसेस दाखिल करने की बात कर रहे हैं, तो ये जो मजहब को बदनाम कर रहे हैं, तो इन पे केस दाखिल क्यों नहीं होना चाहिए? मैं कहता हूँ वकील होते हुए ये ऐसी बेजवाबदारी बातें कर रही है, एटीएम की तरह यूज करते।
आदमी औरत को एटीएम की तरह यूज करता है। ये एक शोहर के बारे में औरत ऐसा कर सकती है? और ऐसा हो रहा है जो बिल्कुल नहीं है ऐसा किधर भी। बताइए मुझे कोई केस बताइए कि यहाँ पर एक आदमी ने 4 शादियां की, एक घर में रहा है और 2 बच्चे पैदा कर रहा है, किधर भी नहीं है। ये सब इस तरह के लोगों ने हमारे समाज को बदनाम किया, हमारे समाज की हर अच्छी चीज को छुपाया और बुरी चीज को पब्लिक के सामने खड़ा किया, अपने आपको लिबरल बनाया। ये अपने आपको लिबरल बोल रहे हैं लोग, लिबरल बोल के मजहब की बुराई करेगा वो लिबरल, जो अपने मजहब को बुरा करेगा वो लिबरल, जो शमशेर खान पठान साहब, फराह फैज जी, शमशेर खान पठान साहब, फराह फैज जी, बरखात त्रेहन जी, इंडिया का सवाल कि आज इस महत्वपूर्ण बैठक में आप यानी कि हमारी बहस में आप लोगों ने हिस्सा लिया, अपनी अपनी राय रखी, थोड़ी गर्मा गर्मी जरूर हुई, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लाखों करोड़ों दर्शक जो ये कार्यक्रम देख रहे थे वो समझ पाए होंगे कि आखिर हिजाब को लेकर विवाद सियासी है, साजिश है, ब्रेन वॉश हुआ या इसके पीछे मकसद केवल चुनाव है। जी हाँ, लेकिन इस पर फैसला इंतजार है कर्नाटक उच्च न्यायालय का कल जब, जी हाँ कल जब कर्नाटक उच्च न्यायालय फिर एक बार लार्जर बेंच यानी कि 3 जजों की बेंच इसकी सुनवाई कर रही है और फैसला आ सकता है। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों के पिटारे को, जी हाँ खबरों के पिटारे को आगे बढ़ाएंगे